हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। सो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर जीआईसी इंग्लिश का मॉडल पेपर दे दीजिए। सो आप सभी के सामने ये मॉडल पेपर है आपका कि होप मे भी ऐसा ही पेपर है जो कि आपको पता है लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसी के पैटर्न को रखा गया है। जो 5 क्वेश्चंस होंगे आपके 25 मार्क्स के और टोटल सम होगा 125 मार्क्स। सो उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर दी गई है। मैंने सारे आंसर्स नहीं लिखे हैं, आपको सिर्फ की पॉइंट्स दिया है मैंने कि अगर आपके पास सपोज़ दैट कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, ओके, तो इस क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे। सो दीज आर द सम थिंग्स दैट आप इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए से हमने लिया है, इस सेक्शन ए के पार्ट में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मिल्टन एज एन एपिक पोएट। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि हम सारे आंसर्स नहीं देखेंगे कि हमें 250 वर्ड्स क्या करना है। इट्स ऑल अबाउट दैट कि मैं आपको कुछ सर्टेन की पॉइंट्स दे दूंगा दैट विल हेल्प यू अलॉट टू हाउ टू राइट। अब हम यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे कि जॉन मिल्टन इनका जन्म हुआ था 1608 से लेकर 1674 तक। ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश एपिक पोएट माने जाते हैं आफ्टर विलियम शेक्सपियर। उनकी मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट जो 1667 में आई थी। अब इनका कंट्रीब्यूशन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, यहीं पर आपका काम हो गया। दूसरा पॉइंट आपने डाला है रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल एपिक। अब क्लासिकल एपिक का शुरुआत कैसे हुआ, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है होमर और वर्जिल के टाइम से। और इसमें क्या किया जाता है, इनोकेशन आह्वान किया जाता है हेवनली म्यूज़ का, और इसमें यूज़ किए जाते हैं एपिक सिमलीज ग्रैंड स्टाइल एंड एलिवेटेड डिक्शन का। अब क्रिश्चियन एपिक दूसरा पॉइंट आपने डाल दिया, ये रिप्लेस्ड ग्रीक मैथोलॉजी टू बिब्लिकल थीम्स। अब ये किस तरीके पे बेस्ड है, इनका पैराडाइज लॉस्ट फॉल ऑफ मैन पर है और बुक ऑफ जेनेसिस पर है। इसमें कंबाइंड है रिलीजियन विथ एपिक ग्रैंडर। थर्ड पॉइंट आपने डाल दिया कि मैथ्यू अर्नोल्ड मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहते हैं। इसमें क्योंकि रिच वोकैब है, मैजेस्टिक इमेजरी है, डिग्निफाइड लैंग्वेज है। ये ब्लैंक वर्ड्स में भी है क्योंकि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और म्यूजिकल क्वालिटी इस ब्लैंक वर्ड्स में शामिल की गई है। यूनिवर्सल थीम भी इस हमें क्वेश्चन में मिलती है। एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिक पोएट में हमें इनकी जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलता है यूनिवर्सल अपील। इसके अलावा साथ ही साथ इसमें जो कैरेक्टराइजेशन है, मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं एडम, सैटर्न, ईव, गॉड, क्राइस्ट। इसके साथ ही साथ फिलोसफिकल डेप्थ हमें देखने को मिलती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं फ्री विल वर्सेस प्रेडिस्टिनेशन। और उसके बाद एक्सप्लेन की अगर बात करें तो गॉड जस्टिस। ये थोड़ा सा आप एक लाइन कोड डाल सकते हो जो आपके आंसर को और ज़्यादा निखारेगा। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो इनका एज ए रोमांटिक पोइट जो इन्फ्लुएंस रहा है, इट्स लाइक अ वर्ड्सवर्थ, शैली एंड किट्स। ये इंस्पायर करते हैं किसे, ब्लैक को, टेनिसन को, और इसके अलावा और भी जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनको। इनके क्रिटिकल व्यूज़ आप थोड़े बहुत ले सकते हो, जैसे सैमुअल जॉनसन ने इनके बारे में क्या कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा है, विलियम ब्लैक ने क्या कहा है। आगे की हम बात करें तो कंक्लूजन को आप देख सकते हैं। कंक्लूजन में हमें दिखाया गया है कि मिल्टन ट्रांसफॉर्म द क्लासिकल एपिक इनटू क्रिश्चियन एपिक थ्रू पैराडाइज लॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमें एग्जामिन करना है जेन एस्टिन के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को। अब जेन एस्टिन का आर्ट जो है कैरेक्टराइजेशन, उसको आप किस तरीके से बता रहे हैं, तो उसको बताने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा जेन एस्टिन के बारे में। तो जेन एस्टिन के बारे में क्या बता रहे हो आप कि ये 1775 से 1870 इनका लाइफ स्पैन रहा है। ये फेमस रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन के लिए मानी जाती हैं और इनका जो नॉवल है वो पोर्ट्रे करता है ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इंग्लिश सोसाइटी को। अब यहाँ कुछ 5-6 सर्टेन पॉइंट्स हम फिर से उसी तरीके से लेंगे। मैंने कहा ना आपको कि मैंने यहाँ पर आपके लिए सर्टेन पॉइंट्स रखे हुए हैं, उन सर्टेन पॉइंट्स की हेल्प से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट है, इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं और वो रिजेंबल होते हैं, ऐसे लगते हैं कि मानो वो रियल पीपल की तरह हो। कोई सुपर नेचुरल या एग्जेजरेटेड हीरो या हीरोइंस नहीं होती है। साइकोलॉजिकल इंसाइट होती है और इनकी जो साइकोलॉजिकल इंसाइट होती है वो रिवील करती है थॉट को, इमोशन को और मोटिव्स को। इसके इनमें जो सबसे मेन खास बात होती है, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एलिजाबेथन बैनेट, एलिनर डैशवुड, एमा वुडहाउस, एने एलियट। ये सारे मोरल ग्रोथ की बात करें तो जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जैसे एलिजाबेथ ओवरकम्स प्रेजुडिस, डार्सी ओवरकम प्राइड। इसमें कुछ डायलॉग्स भी आप डाल सकते हो जैसे नेचुरल एंड विटी कॉन्वर्सेशन, डायलॉग रिवील पर्सनैलिटी। आयरनी एंड ह्यूमर का भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं, लाइक जेंटल सटायर एक्सपोजेस सोशल हिपोक्रेसी, मतलब समाज में जो बनावटीपन है उसको वो दिखाती हैं। सोशल रियलिज्म का यूज़ अपनी राइटिंग में करती हैं, लाइक फोकस ऑन मैरिज, क्लास, वेल्थ एंड मैनर्स। कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये बैलेंस कैरेक्टराइजेशन करती हैं। बैलेंस कैरेक्टराइजेशन का मतलब कि इनके जो माइनर कैरेक्टर हैं
वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाए जाते हैं। जैसे मिस्टर कॉलिन्स की बात करें, लेडी कैथरीन की बात करें या मिसेस बेनेट की बात करें। अब इन पे कौन-कौन से क्रिटिकल व्यू हैं, तो आप वॉल्टर स्कॉट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, वर्जीनिया वुल्फ का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जो खुद भी हैं, एंड एफ.आर. लेविस का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। कंक्लूज़न में आप दिखा सकते हैं, लास्ट में आपकी इम्पोर्टेंट जो कॉपी चेकर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी कि जेन ऑस्टिन्स रियलिस्टिक, साइकोलॉजिकल, कन्विंसिंग एंड मोरली इवॉल्विंग कैरेक्टर्स मेक हर वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। थर्ड क्वेश्चन जो आपके लिए आ सकता है, एनालाइज़ विलियम वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट एज़ अ पोएट्री एज़ गिवन इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। तो आप थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि ये पब्लिश हुआ था 1800 में, ये कंसीडर किया जाता है मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। अब वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री, तो इनका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। पोएट्री इज़ ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये सारी चीज़ें जब कोई कॉपी अगर दिखता है ना, तो उसे काफ़ी खुशी होती है। इमोशनल एंड रिकलेक्शन, अब यहाँ पे इमोशन अराइजेस नेचुरल, पोएट्री इज़ क्रिएटेड थ्रू रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी। दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर, किन-किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ, रूरल लाइफ, कॉमन पीपल के बारे में बात करते हैं, इनकी जो लैंग्वेज होती है। फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल है और नेचुरल है, और इनका जो रिजेक्ट्स आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन है। इनके रोल ऑफ इमेजिनेशन की बात करें, तो इनका जो इमेजिनेशन है वो ट्रांसफॉर्म करता है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इनटू पोएट्री। एक और चीज़ आप देखिएगा, इनकी पर्पस ऑफ पोएट्री क्या है। पर्पस ऑफ पोएट्री में आप देखेंगे, टू गिव प्लीजर, टू टीच मोरल ट्रूथ्स, टू अवेकन सिंपैथी। सेवेंथ पॉइंट में आप इनके द पोएट के बारे में डाल सकते हो, और द पोएट के लिए इन्होंने क्या लिखा है, द पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये तो यूपी टीजीटी के 2016 के एग्ज़ाम में और 2021 के एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आप नेचर के बारे में बता सकते हो, उनका नेचर के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस आप दिखा सकते हो, एंड क्रिटिकल व्यूज़। ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो, तो कहीं न कहीं आप उस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहे हो जो पूछा जा रहा है। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स लेड्स टू फाउंडेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्री बाय एम्फसाइजिंग इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेलुएट द वेस्टलैंड एज अ मॉडर्निस्ट पोएम। वेस्टलैंड मॉडर्निस्ट पोएम कैसे है, इसका मूल्यांकन करिए। तो इंट्रोडक्शन हमें आप दे दीजिए। ये पब्लिश हुई थी 1922 को, जिसे लिखा है टी.एस. इलियट ने, और ये लैंडमार्क मानी जाती है मॉडर्निस्ट इंग्लिश लिटरेचर में। अब ये क्यों मानी जाती है, यहाँ पे आप इसी तरीके से 5, 6, 7, 8 पॉइंट दे दीजिएगा, जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स का नाम ले लेता हूँ। इसमें फ्रेगमेंटेशन की बात होती है, थीम ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की बात होती है, मिथिकल मेथड की बात होती है, एल्यूजन की बात होती है, एंड देन सिंबलिज्म उनमें दिखाया जाता है। जब आप एल्यूजन देखते हो, तो बाइबल, शेक्सपियर, डांटे, बुद्धा, उपनिषद, ग्रीक माइथोलॉजी, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। मल्टीपल लैंग्वेज इसमें यूज़ है, लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, संस्कृत। इसमें फ्री वर्ड्स का यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इसमें दिखाई गई है, एंड क्रिटिकल व्यूज़, अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एफ.आर. लेविस, क्लिनेथ ब्रूक्स एंड सम अदर क्रिटिक्स। इसके अलावा कंक्लूजन में आप देख सकते हो, कंक्लूजन अगर आप लास्ट में दे रहे हैं, तो आपकी आंसर शीट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। वेस्टलैंड परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स द एंजाइटी, fragmentation and spiritual crisis of the 20th century, making it greatest modernist poem. फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस मुल्कराज आनंद एज अ नॉवलिस्ट ऑफ सोशल रियलिज्म। मुल्कराज आनंद सोशल रियलिज्म के एक नॉवलिस्ट हैं, इसके बारे में बताइए। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देना है कि मुल्कराज आनंद कौन है। तो मुल्कराज आनंद 1905 से लेकर 2004 तक एक पायनियर इंडो एंग्लियन फिक्शन के राइटर माने जाते हैं, और ये फेमस है अपने पोर्ट्रेट, अपनी लेखनी के लिए। जब तक ये जिंदा थे, तो अपनी लेखनी के थ्रू ये ऑप्रेस, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनकी कहानियाँ बताते थे। अब सोशल रियलिज्म के कुछ पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहें, सो वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड, क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम, पावर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमनिज्म, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। अब इनके रियलिस्टिक कैरेक्टर्स में अगर आप देखें, तो बाखा अनटचेबल से, मुनु कुली से, एंड गंगू टू लिव्स एंड अ बर्ड से। अब इन पे गांधी जी और मार्क्सिस्ट के आइडियाज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा था, आप उसको थोड़ी बातें बता सकते हो। इनकी राइटिंग काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होती है। इनका जो सोशल पर्पस है वो क्या है, इनके कुछ मेजर वर्क्स के नाम आप एग्जांपल में लिख सकते हो, अनटचेबल, कूली, टू लिव्स एंड अ बर्ड, द बिग हार्ट। अब क्रिटिकल व्यूज़ की बात करें, तो उसमें क्रिटिकल व्यूज़ में आप दो तीन नाम डाल सकते हो, जैसे के.आर. श्रीनिवासा अयंगर या एम.के. नाइक का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। इनकी तो काफ़ी फेमस बुक्स भी हैं। कंक्लूजन की अगर बात करें, तो मुल्कराज आनंद को दिखाया जाता है कि ये remains foremost novelist of social realism in Indian English literature because of his truthful depiction and social injustice, human suffering, and his commitment to equality. सेक्शन बी में आप देखेंगे, ये दैट वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड इट वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, 75। सो वो था 125 एंड दिस गोइंग टू बी द 75, दैट विल सम ऑफ 200, और 100 नंबर का आपका शॉर्ट होगा। सो हेयर वी गो टू सी दिस ऑल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटाफिजिकल पोएट। जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह आप एक पैटर्न पकड़ के चले कि आपको ऐसे ही लिखना है।
तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मेटाफिजिकल पोएट ये जो ग्रुप है ये 17th सेंचुरी में था। ये टर्म मेटाफिजिकल ये फर्स्ट यूज़ किसने किया था? सैमुअल जॉनसन ने। ये कंबाइन करते हैं इंटेलेक्ट, इमोशन, फिलॉसफी एंड विट को उनकी पोएट्री में। अब इसके मेन फीचर कौन-कौन से हैं? मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, विट एंड इंटेलेक्चुअल, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग, यूज़ ऑफ पैराडॉक्स, कोलोकियल लैंग्वेज, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल थीम, ड्रामेटिक ओपनिंग, लर्निंग, स्कॉलरशिप। अब इसमें कौन-कौन से मेजर मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं उनका भी आप नाम लिख दें। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैशॉ, हेनरी वॉन। अब कुछ लोगों ने अपने क्रिटिकल व्यूज़ भी दिए हैं जिसमें है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और टी.एस. इलियट। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप कुछ नाम ले सकते हैं लाइक द मेटाफिजिकल पोएट enriched इंग्लिश पोएट्री थ्रू इंटेलेक्चुअल डेप्थ, ओरिजिनलिटी एंड फिलोसफिकल इनसाइट। ये सारी चीज़ें आपकी राइटिंग को थोड़ी सी और बेहतर बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द चीफ फीचर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। तो अब आप थोड़े से मॉडर्निज्म के बारे में बताएंगे कि उस मॉडर्निज्म इंग्लिश लिटरेचर में चीफ फीचर्स क्या क्या रहे हैं। तो मॉडर्निज्म जो है आधुनिक काल, ये माना जाता है अर्ली 20th सेंचुरी से, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। इट रिजेक्टेड विक्टोरियन ट्रेडिशन एंड एक्सपेरिमेंटल विथ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स। अब इसके चीफ फीचर्स क्या क्या हैं, मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एलिनेशन, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, सिंबलिज्म एंड इमेजरी, मिथिकल मूड मेथड्स, एम्बिग्यूटी, अर्बन लाइफ, पेसिमिज्म। और कुछ मेजर राइटर्स जो माने जाते हैं मॉडर्न में, दैट इज़ टी.एस. इलियट, इनकी तो बेस्ट लाइन आपको पता ही है। जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, वर्जीनिया वुल्फ अपने मेजर कैरेक्टर्स के लिए, एजरा पाउंड, W.B. Yeats। दीज आर द गुड और द बेस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स दैट यू हैव एवर सीन। अब क्रिटिकल व्यूज़ की अगर बात करें तो एजरा पाउंड का स्लोगन है मेक इट न्यू। किस चीज़ के लिए? मॉडर्निज्म के लिए। कंक्लूजन की बात करें तो मॉडर्निज्म ट्रांसफॉर्म इंग्लिश लिटरेचर थ्रू इनोवेशन, साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिखाया जा रहा है डिस्कस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को डिस्कस करना है, बताना है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी आंसर को लिखते हो तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से बनाया हुआ है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नरेटिव टेक्निक दैट प्रेजेंट द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग। द टर्म वॉज कॉइंड बाय विलियम जेम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जरूर लिख के आइएगा। एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इनर थॉट इसमें अराइवल होता है, फ्री एसोसिएशन है, इंटीरियर मोनोलॉग है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, नॉन लीनियर नैरेटिव है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कैसी है। तो ये नॉन लीनियर नैरेटिव है, फ्रीक्वेंट शिफ्ट बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड मेमोरी, मिनिमल अथोरियल इंटरवेंशन, सब्जेक्टिविटी है इसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स मतलब लो फ्लोइंग एंड ऑफन इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसके मेजर राइटर्स में जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, डोरोथी रिचर्डसन एंड विलियम फॉकनर, इनका नाम बड़ी रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें तो यूलिसिस, मिसेस डॉल्वे, टू द लाइट हाउस, द साउंड एंड द फ्यूरी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रेवोल्यूशनाइज ऑफ मॉडर्न फिक्शन, ऑफर डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट अबाउट द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। लास्ट में आपने कंक्लूजन देके अपने पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बिकम वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्निस्ट फिक्शन बाय पोर्ट्रेइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन कैथारसिस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कैथारसिस क्या है? तो आपको दिखाना है कि कैथारसिस इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। ये बुक का तो नाम आपको लिखना ही लिखना है, दैट इज अ मस्ट। इट एक्सप्लेन द इमोशनल इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द ऑडियंस। अब इसकी मीनिंग क्या है? आपने 2 लाइन में मीनिंग दिखा देनी है। कैथारसिस मीन्स प्यूरिफिकेशन और पर्गेशन ऑफ इमोशन। इट मेनली रेफर्स टू पिटी एंड फियर। अब एक्सप्लेनेशन में अगर आप कुछ सर्टेन पॉइंट्स डाल देते हैं वो आपके आंसर को और अट्रैक्टिव बना देते हैं, लाइक इमोशनल प्यूरिफिकेशन, मोरल इम्प्रूवमेंट, साइकोलॉजिकल रिलीफ एंड देन 4 यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, बैलेंस ऑफ इमोशन, रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट इज हामर्शिया, पेरिपेटिया, एनाग्रोसिस। एग्जाम्पल में अगर आप देखें, ओडिपस रेक्स क्रिएट्स पिटी एंड फियर लीडिंग टू कैथारसिस। अच्छा, ये आप एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल भी मैंने उस तरीके से आपके लिए डाले हैं जो कि फर्स्ट आई कैचिंग हो, मतलब देखते ही लगे कि हाँ सामने वाला पढ़ के आया और उसे लिखने की काफ़ी ज़्यादा समझ है। आपने क्रिटिकल व्यूज़ दे दिए हैं एरिस्टोटल के और एस.एच. बटलर के। कंक्लूजन में आपने लिख दिया है कैथारसिस एक्सप्लेन व्हाई ट्रेजेडी प्रोवाइड्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन डिस्पाइट डिपिक्टिंग सफरिंग एंड मिसफॉर्चून। कुछ नोट लिखने हैं आपको। देयर इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में दे दीजिएगा कि न्यू क्रिटिसिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट डेवलप इन 20th सेंचुरी, पहला पॉइंट।
और ये एम्फेसाइज करता है क्लोज रीडिंग को टू द टेक्स्ट इटसेल्फ। अब इसके मेन प्रिंसिपल क्या क्या हैं? टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच, सेकंड क्लोज रीडिंग, थर्ड ऑर्गेनिक यूनिटी, फोर्थ इंटेंशनल फैलेसी। इसको याद रखिएगा, ये है आपका न्यू क्रिटिसिज्म में। तो इंटेंशनल फैलेसी क्या है? ऑथर्स इंटेंशन शुड नॉट डिटरमाइन मीनिंग प्रपोज्ड बाय W.K. विमसेट एंड मोरे बैट्सली। अफेक्टिव फैलेसी, अब अफेक्टिव फैलेसी भी एग्जाम में आता है आपके लिए। तो रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स इज नॉट बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। पैराडॉक्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेवेंथ आयरनी एंड एम्बिगिटी। एट ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट। मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से हैं? आईयर रिचर्ड्स, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन क्रो रैंसम, एलन टेट एंड W.K. विमसेट, मोरली बर्सली। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आप अपने एग्जाम की आंसर राइटिंग में लिख लीजिएगा, जिसमें है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आईयर रिचर्ड्स, द वेल रॉट अर्न, क्लिंट ब्रुक्स, द न्यू क्रिटिसिज्म, जॉन क्रो रैंसम। अब यहाँ पे लिमिटेशन में आप देख लीजिएगा, निग्लेक्ट्स हिस्टोरिकल एंड सोशल बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, इग्नोर द रोल ऑफ रीडर एंड ऑथर्स। अब कंक्लूजन में अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा दूँ, तो न्यू क्रिटिसिज्म रेवोल्यूशनराइज literary studies by promoting close textual analysis and treating the literary work as an independent artist object। सेक्शन सी ये पूरा आपका 100 मार्क्स का होगा। अब उस 100 मार्क्स के सेक्शन में आपको डिपेंड कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो आपके पास 10 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और ऐसे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10 नंबर के। सो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो एपिस्ट्रॉफी है, एपिस्ट्रॉफी का आप डिफिनीशन देंगे और उसके फीचर्स, मतलब मैंने यहाँ पे ये फीचर्स एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दे दिया है कि अगर आप ये लिखें तो ऑब्वियस बात है आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाएगा, नहीं लिखेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे एपिस्ट्रॉफी डायरेक्ट एड्रेस के लिए, यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड कॉमन इन पोएट्री एंड स्पीच। 2 एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। ओ डेथ वेयर इज द स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एपिस्ट्रॉफी कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं आप। हाइपरबोल, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात करना है, इसमें क्या फीचर्स होता है? दैट्स अ डिफिनेशन। डिफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए। क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट, एड ह्यूमर एंड एम्फेसिस, कॉमन इन बोथ लिटरेचर एंड एवरीडे स्पीच। वन एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग हियर, आई हैव टोल्ड यू 1000 ऑफ टाइम, तो ये 1000 ऑफ टाइम आपका क्या हो जाएगा? हाइपरबोल। थर्ड इज आयरनी। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज इंटेंडेड मीनिंग इन डिफरेंट फॉर्म और अपोजिट टू लिटरल मीनिंग इन द वर्ड्स। जैसे 3 टाइप की आयरनी हो जाएगी, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। ये अगर आप लिख देते हो, ट्रस्ट मी, एग्जामिनर को लगेगा कि आप MS अब्राहम पूरा पढ़ के आए हो। एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, ड्यूरिंग हैवी रेन व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। यूफेमिज्म, अब यूफेमिज्म में क्या किया जाता है कि शब्दों को बहुत ही पोलाइट तरीके से बोला जाता है, लाइक ही इज पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ ही डाइड। लाइटोटस, लाइटोटस तो भाई साहब अलग ही लेवल है उसका। लाइटोटस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच एन अफर्मेटिव आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय negating its opposite. It is form of understatement, express meaning indirectly. He is not a bad player, he is a good player। मतलब इनडायरेक्टली ही आपको डायरेक्टली एड्रेस करना है। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा नोट लगा दिया था हाइपरबोल और लाइटोटस के लिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, सैनोनिम्स एंटोनिम्स और होमोफोन के बारे में बताना है। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है फ्रेजाइल, इसका सैनोनिम बताना है, इसका मतलब होता है डेलिकेट, और इसका यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है। एंटोनिम एंशिएंट, इसका एंटोनिम बताना है मॉडर्न एंड उसका सेंटेंस यूज। थर्ड है एक्सपैंड, एंटोनिम इसका होगा कॉन्ट्रैक्ट और दैट्स अ सेंटेंस। हॉनेस्ट साइनोनिम्स लिखना है, दैट्स अ ट्रूथफुल एंड हियर इज अ सेंटेंस। राइट का होमोनिम लिखना है, दैट्स अ राइट टू कंपोज एंड देयर इज अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, यूज द फॉलोइंग ईडियम्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। स्पिल द बीन्स, मीनिंग क्या होगा? टू रिवील अ सीक्रेट इंटेंशनली एंड देयर इज ए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन और मेक पीपल फील कंफर्टेबल, देयर इज ए स्टेटमेंट। मैं आप चाहो तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अंडर द वेदर, फीलिंग अनवेल और फीलिंग इल, देयर इज ए स्टेटमेंट। 4, बीट अराउंड द बश, टू अवॉइड स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, थिक थ्रू थिक एंड थिन, एट गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड हियर इज ए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यूज द फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस। तो ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन आए थे 10 नंबर के। पुट ऑफ मतलब टू पोस्टपोन और डिले, एंड दिस आफ्टर दैट आप देखेंगे हर एक स्टेटमेंट के बाद मीनिंग है, फिर उसके बाद उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। कैरी आउट, टू परफॉर्म और कंप्लीट टास्क। रन इनटू, देयर इज अ स्टेटमेंट, रन इनटू, जस्ट वेट, yes, here we see, yeah, run into, to meet someone unexpectedly, this is statement. Question number 4, call off, to cancel something,
देयर इज एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिंग आउट टू कॉज और प्रोड्यूस अ चेंज. आपको अगर मीनिंग याद है, यू कैन राइट एग्जाम्पल वेरी इजली. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग अ लिस्ट करेक्शन. तो मैंने ऐसे सेंटेंसेस आपको दिए हैं, अभी फिलहाल नॉर्मली हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे सेट आगे चलते जाएंगे हमारे सेट के क्वेश्चंस भी हार्ड होते रहेंगे. जैसे नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द वर्क, सो नीदर ऑफ द बॉयज अब क्या लगाना है की जगह हैज़. शी मैरिड विथ एन इंजीनियर, शी मैरिज टू एन इंजीनियर. The sceneries are here beautiful. The scenery here is beautiful. I have seen him yesterday. I saw him yesterday. Question number 5. He is good in mathematics. He is good at mathematics. Now, incorrect statement. Next 6 number. He is one of my friends are doctor. One of my friends is doctor. She prefers coffee than tea. She prefers coffee to tea. The police has arrested the thief. The police have arrested the thief. I wish I was a bird. I wish I were a bird. He insisted to go there. He insisted on to go there. So here is that all those 10 questions of 10 marks. Change the following statement in direct to indirect. There's a question and there's an answer. See, there is a question that you have to transform active voice to passive voice, and here is the question. The teacher explained the lesson clearly. The lesson was explained clearly by the teacher. Someone has stolen my mobile phone. Third question, they will complete the project next time. Fourth question, did the manager approve your application? Fifth question, people speak English all over the world. Sixth, the work was completed by the student on time. Seventh, the prize has been won by Neha. 8. The road is being repaired by the workers. 9. The letter was written by my mother yesterday. 10. The results will be announced by the principal tomorrow. क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना था बिकॉज द जंबल पार्ट्स. नॉलेज रीडिंग इंक्रीज रेगुलरली बुक्स, रीडिंग बुक्स रेगुलरली इंक्रीजेस नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 2, honesty the best policy is best, honesty is the best policy. Question number 3, students should every respect teachers there, every student should respect their teachers. This is a modern acceptable answer. अच्छा, आप देखोगे मैंने जंबल वर्ड में काफ़ी सिंपल ही आपको रखा है बिकॉज इट इज़ अ सेट 1, तो थोड़ा सा ये रहे कि आप बना सको. उसके बाद जैसे जैसे सेट हाई होता रहेगा हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़े से टफ होते रहेंगे, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं. सो हेल्थ इज़ वेल्थ. Time waits no man for. Time waits for no man. Question number 6. Hard success bring work always. Hard work always brings success. 7th. Environment protect. Everyone should protect the environment. 8th. Books our best friend are. Books are our best friend. 9th. Practice makes perfect. 10. Country every citizen serve should his. Every citizen should serve his country. Now 20 is that's all about a passage जो जो आपके 10 नंबर का है. 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के हुए. सो दिस इज ऑल अबाउट दोस 300 मार्क्स जीआईसी मॉडल पेपर सेट 1. सो इस 300 में आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. वी विल देयर टू हेल्प यू आउट. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट जीआईसी मॉडल पेपर सेट 2 में. साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद एवरीवन. और काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप.